नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की उपभोक्ता संबंधी 2 नवाचार योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं से देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी, पूंजी बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच आसान और सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 7 वर्षों में भारत में डिजिटल लेन देन 19 गुना बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा। दक्षिण कोरिया के उद्यमियों को रक्षा और खुदरा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26% और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उपभोक्ता केंद्रित पहल देश में निवेश के दायरे का विस्तार करेगी और निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच आसान और अधिक सुरक्षित बनाएगी। श्री मोदी ने आज रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिकायत निवारण प्रणाली और सक्रियता है। इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन अम्बड्समैन ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना सरकारी प्रतिभूतियों में छोटे निवेशकों के लिए आसान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेगी। अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए गारंटीकृत निपटान का प्रावधान नागरिकों को उनकी छोटी बचत का निवेश करने के लिए सुरक्षा का आश्वासन देता है। उन्होंने कहा कि छोटे निवेशक इससे अब सरकारी प्रतिभूतियों तक सीधे पहुंच सकेंगे और उन्हें बैंकों, बीमा कंपनियों या म्यूचुअल फंड जैसी अप्रत्यक्ष निवेश एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत
समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ कंट्रीमैन 2-2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की सुविधा पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि निवेशकों को केवल रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता खोलने की जरूरत पड़ेगी। खाते के लिए किसी फंड मैनेजर की आवश्यकता नहीं होती है और निवेशक इसे अपने स्मार्टफोन से चला सकते हैं। इस खाते को निवेशक के बचत बैंक खाते से भी जोड़ा जा सकता है और इसे निःशुल्क खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और बीमा सुविधाएं जो अब तक किसानों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, समाज के वंचित और गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती थीं, उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाया गया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में भारत का डिजिटल लेन देन 19 गुना बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श करेंगी। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। कोविड महामारी के दौरान धीमे विकास के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आई है और आर्थिक संकेतक महामारी के पूर्व स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लगभग 9.5% तथा विश्व बैंक के अनुसार 8.3 होने के साथ ही विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 4 महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में $64 अरब का निवेश हुआ। केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, बाधाओं को दूर करने और आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से विदेशी निवेश पूंजी को सरकार ने और बढ़ावा दिया है। इस विचार विमर्श के माध्यम से राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा किया जा सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि भारत आज निवेश का एक आकर्षक केंद्र बन गया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के उद्यमियों को रक्षा और खुदरा जैसे नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, धातु, खनन, रसायन और स्टील जैसे कुछ पारंपरिक उत्पादों और रक्षा, ई व्यापार और खुदरा क्षेत्र में नए उभरते अवसरों की आवश्यकता है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने प्रशंसा की। श्री गोयल ने कहा कि कोरिया की नई कंपनियों ने भारत में व्यवसायों के लिए प्रदान की जाने वाली कुशल जनशक्ति, कम लागत के निर्माण और सरकारी सहायता के प्रतिस्पर्धी और तुलनात्मक लाभों का उपयोग करके दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के अवसरों का लाभ उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत 6 स्थानों पर रक्षा उपकरणों का उत्पादन शीघ्र शुरू हो जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा कॉरिडोर में निवेश बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश को प्रोत्साहित करने और रक्षा विनिर्माण तंत्र विकसित करने के लिए केंद्र की योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत रक्षा और वायु क्षेत्र बनाने तथा सरकार के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्र ने कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अब तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी कर दी है। इस महीने की 3 तारीख को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 5 रुपये और 10 रुपये कम करने के केंद्र सरकार के फैसले को देखते हुए किया गया। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का राज्यों से भी आग्रह किया गया था। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल में
वैट में अभी तक कोई कमी नहीं की है वे हैं महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पंजाब में वैट में कटौती के बाद पेट्रोल की कीमत में सबसे अधिक 16 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 13 रुपये 43 पैसे और कर्नाटक में 13 रुपये 35 पैसे की कमी आई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डीजल की कीमत में सबसे अधिक 19 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। देश के 7 राज्यों छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना ने वित्त मंत्रालय की ओर से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए पूंजी व्यय लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन राज्यों को व्यय विभाग ने 16,691 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी लेने की स्वीकृति दे दी है। खुले बाजार से अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.5% के बराबर है। अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल जाने से राज्यों को अपने पूंजी व्यय में मदद मिलेगी। सरकार ने आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया है। बिरसा मुंडा को पूरे देश में जनजातीय समुदाय में भगवान माना जाता है। इस दिन वीर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का स्मरण किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां देश के लिए उनके बलिदान के बारे में जान सकें। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार सोमवार से सप्ताह भर के आयोजन करेगी। जहां 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, वहीं देश के सभी हिस्से में हम इस आयोजन में देश भर के विभिन्न हिस्सों में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। यह आयोजन जनजातीय समाज को संवेदनशीलता के साथ, हृदय के भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। श्री मुंडा ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद झारखंड में रांची में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित एक संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की उपभोक्ता संबंधी 2 नवाचार योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं से देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी, पूंजी बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच आसान और सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 7 वर्षों में भारत में डिजिटल लेन-देन 19 गुना बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से बातचीत करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में रक्षा आर्थिक गलियारा सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा। दक्षिण कोरिया के उद्यमियों को रक्षा और खुदरा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26% और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है
विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ से अधिक टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 111 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज 92,99,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कल कोविड के 12,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 13,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.26% है। इस समय देश में 1,37,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कल 501 मरीजों की मौत हुई। भारत बायोटेक कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि तीसरे चरण के आंकड़ों के अनुसार कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति दे दी है। लैंसेट जर्नल की समीक्षा में इस टीके को अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावशाली माना गया है। कोवैक्सीन की 2 खुराक लेने के 2 सप्ताह बाद मजबूत एंटीबॉडी बनने लगते हैं। कोविड के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों में ये टीका 93% से अधिक प्रभावी पाया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज वाराणसी में ओलंपिक और पैरालंपिक खेल विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने संपूर्णानंद स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम में मूलभूत सुविधा के साथ साथ खेल सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा की। श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को एक भय मुक्त सरकार दी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को सेवा का अवसर दिया और जो हमने कहा था भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हमने वो करने का काम भी किया है। गुंडा राज से मुक्ति दिलाई है, भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया है और मैं तो ये कहूंगा सोच ईमानदार, काम दमदार, इस मूल मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को हमने पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुत्व की आलोचना करने की निंदा की है और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व सुनियोजित तरीके से हिंदुत्व के खिलाफ घृणा फैला रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और पी चिदम्बरम जैसे नेता धर्म को निशाना बना रहे हैं। आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश भर में छिपी कला और शिल्प को हुनर हाट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहचाना जा रहा है और ये स्थानीय के लिए वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री के संदेश को आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे बढ़ा रहा है। आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लगभग 6 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से 6,75,000 से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। एक संकल्प है वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और स्वावलंबन। 6.5 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया करा दिए गए हैं ये 5 सालों में। और हमारा संकल्प है कि हम आजादी के 75वें साल में हम चल रहे हैं और 75 हुनर हाटों के माध्यम से लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों को हम रोजगार के साथ जोड़ सकें और हमारी जो ये स्वदेशी विरासत है उसको ताकत दे सकें। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ था। 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में किए गए असहयोग आंदोलन के साथ स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इसी दौरान पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीयों की मांग के अनुरूप शासन की सभी शाखाओं में उनकी अधिक भागीदारी का प्रावधान नहीं किया गया था। ब्रिटिश राज व्यवस्था के एक खास वर्ग के बीच भी भारत को प्रभुत्व का दर्जा देने की मांग बढ़ रही थी। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यान्वयन की जांच के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने साइमन रिपोर्ट को अनुकूल न मानते हुए 1929 में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया। ऐसे 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नतीजतन कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन अन्य भारतीय दलों के प्रतिनिधि और कई शासक इसमें शामिल हुए। पहले गोलमेज सम्मेलन के परिणाम कुछ खास नहीं रहे और भारत में सविनय अवज्ञा जारी रही। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में संवैधानिक सरकार का भविष्य तय करने में शामिल किए जाने की जरूरत है। ब्रिटिश भारत सरकार ने गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के राजनीतिक नेताओं को रिहा कर दिया। पहले गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने महात्मा गांधी को वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की। मार्च 1931 में वार्ता के बाद गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। 12 नवंबर प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि भी है, जिन्हें महामना भी कहा जाता है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, फिर वे एक स्कूल शिक्षक और बाद में वकील तथा एक अखबार के संपादक बने। वे हिंदू महासभा के संस्थापक भी माने जाते हैं। असहयोग आंदोलन में मालवीय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मदन मोहन मालवीय 1928 में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ साइमन कमीशन के विरोध में शामिल हुए, जिसे अंग्रेजों ने भारत के भविष्य पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। जैसे ही इंग्लैंड में ब्रिटिश खरीदें अभियान ने पैर पसारने शुरू किए, मदन मोहन मालवीय ने 30 मई 1932 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारत में भारतीय खरीदें आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया था। मालवीय 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे। सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी के बाद 1932 में दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के कुछ ही दिन बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मालवीय को 25 अप्रैल 1932 को दिल्ली में 450 अन्य कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता से पहले मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें 4 कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मालवीय ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए। सांप्रदायिक सद्भाव पर उनके 2 भाषण काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पहला 1922 में लाहौर में और दूसरा 1931 में कानपुर में दिया था। 1933 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में अपने अध्यक्षीय भाषण में मदन मोहन मालवीय ने कहा था, मैं सभी हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों और अन्य देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी सांप्रदायिक मतभेदों को भुला दें और सभी वर्गों के लोगों के बीच राजनीतिक एकता स्थापित करें। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था।
जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था। शिक्षा और समाज सेवा के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 1911 में अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ दी। जीवन भर संन्यास की परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने समाज सेवा के लिए जीवन समर्पित करने की घोषित प्रतिबद्धता का पालन किया। लेकिन जब चौरी चौरा मामले में 177 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई तो मदन मोहन मालवीय ने अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद उनका मुकदमा लड़ा और 156 स्वतंत्रता सेनानियों को बरी कराया। देश के शैक्षिक मानकों के उत्थान में गहरी दिलचस्पी रखने वाले मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। जनता के प्रति मदन मोहन मालवीय की चेतना ने उन्हें हिंदी भाषा के साप्ताहिक अभ्युदय, द लीडर ऑफ इलाहाबाद, अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक और हिंदी मासिक मर्यादा के प्रकाशन के लिए प्रेरित किया। मदन मोहन मालवीय को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। नीरज चोपड़ा सहित ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक विजेता 12 खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। न्यूजीलैंड के साथ 25 नवंबर से 2 टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। कप्तान विराट कोहली भी पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार आकाशवाणी भवन आए थे और इस स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से हरियाणा में कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। केरल में अगले 5 दिनों तक तेज वर्षा और हवाएं चलने की संभावना है। 11 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु में लगातार बारिश से आज राहत मिली है। वर्षा प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। बांधों और जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। वर्षा संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। राज्य के तटीय जिलों में कुल 66 सेंटीमीटर वर्षा हुई। 6 मंत्रियों के विशेष दल ने डेल्टा क्षेत्र के जिलों में वर्षा से हुए नुकसान के आकलन का काम शुरू कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की उपभोक्ता संबंधी 2 नवाचार योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं से देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी। पूंजी बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच आसान और सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 7 वर्षों में भारत में डिजिटल लेन देन 19 गुना बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से बातचीत करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा। दक्षिण कोरिया के उद्यमियों को रक्षा और खुदरा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 111 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26% हुई और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।